हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड होम साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके सभी यूनिट के मिक्स क्वेश्चन होंगे। चलिए वीडियो शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सही मुद्रा मदद करती है। सही मुद्रा मदद करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा बचाने में। बिकॉज अगर आप सही पोस्चर में, सही मुद्रा में काम करते हैं, वर्क करते हैं आप कोई भी, तो आपकी एनर्जी कम लगती है। अगर आप सही मुद्रा में कार्य नहीं करते हैं, सही पोस्चर में कार्य नहीं करते हैं, तो आपको थकान जल्दी हो जाती है, आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कार्य संधि का तात्पर्य है। कार्य संधि का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दो या दो से अधिक कार्य एक साथ करना, ये कार्य संधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कार्य सरलीकरण से क्या होता है। कार्य सरलीकरण से समय और शक्ति यानी ऊर्जा की बचत होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर होगा, कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने की आसान और विधि की सचेतता की खोज करना है। यह परिभाषा किसने दी है। यह परिभाषा दी है ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा निकिल एवं डार्सी ने। क्वेश्चन नंबर फाइव, कार्य सरलीकरण की दो तकनीक हैं। देखिए इसमें औपचारिक और अनौपचारिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे जो कार्य सरलीकरण की तकनीक होती है वो दो होती है, एक औपचारिक होती है यानी फॉर्मल, सेकंड हमारी आ जाती है पेन एंड पेंसिल तकनीक। तो यहाँ पर पेन एंड पेंसिल तकनीक आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर मानेंगे ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक और अनौपचारिक तकनीक। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है। ये हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। फ्लो चार्ट, प्रक्रिया चार्ट, परिचालन चार्ट, ये सभी कार्य सरलीकरण के अंतर्गत आते हैं। बजट चार्ट जो है ये कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है। कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है कार्य के अनुसार उपकरणों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर एट, कार्य, विश्राम एवं शयन तीनों में कितना अनुपात होना चाहिए। ये अनुपात होता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 8:8 का। ये तीनों को डिवाइड किया है 8 घंटे कार्य करने के लिए, 8 घंटे विश्राम करने के लिए और 8 घंटे शयन के लिए। तो ये टोटल हमारे कितने हो जाते हैं 24 घंटे। 24 घंटे को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 8-8 का अनुपात रखा है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, थकान का प्रकार नहीं है। थकान का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा सामाजिक थकान। देखिए शारीरिक थकान होती है, नीरस थकान होती है और एक मनोवैज्ञानिक थकान यानी मानसिक थकान हो जाती है। इसका राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली थकान है। औद्योगिक क्षेत्रों में जो थकान पाई जाती है वो होती है कुंठाजन्य थकान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुंठाजन्य थकान क्या होती है। कुंठाजन्य थकान वह होती है जैसे आप कोई ऑफिस में काम करते हैं, डे बाय डे आपका वही काम रिपीट होता है। सुबह उठना, शाम को आना है, आपको दिन में सिर्फ एक ही काम है आपका, जाकर के ऑफिस में वही काम करना है। उसमें एक बोरियत सी आ जाती है धीरे धीरे, तो इसी को हम बोलते हैं कुंठाजन्य थकान। ये औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, शरीर की कार्य क्षमता पर ध्यान थकान का प्रभाव नहीं होता है। शरीर की कार्य क्षमता पर कौन सी थकान का प्रभाव नहीं होता है। आलस्य का, स्थिरता का, नींद का आना। और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एकाग्रता का। यानी एकाग्रता का हमारी जो कार्य क्षमता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता, चाहे वह संयोग की स्थिति में क्यों ना हो। यह कथन दिया है यह कथन दिया ये कथन दिया है ऑप्शन नंबर सी, एडविन एम रॉबिन्सन ने। क्वेश्चन नंबर 13, सिलाई मशीन बंद करते समय किस भाग को नीचे कर देना चाहिए। इसका राइट आंसर जो दिया गया है ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर दिया गया है दंताल। इसको सिलाई मशीन बंद करते समय नीचे कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, सिलाई मशीन के कौन से भाग में फंसे रेशम धागे अथवा मिट्टी को साफ करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामने की प्लेट में। क्वेश्चन नंबर 15, मशीन को किस प्रकार के स्थान से दूर रखना चाहिए। ये तो सभी को पता है, नमी वाले स्थान से मशीन को दूर रखना चाहिए, नहीं तो उस पर जंग लग जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है। सुई का चयन ये करता है कपड़े की किस्म, यानी जिस प्रकार का हमारा कपड़ा होगा, कपड़ा प्लेन है, सूती है या फिर रफ कपड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग हम सुई का चयन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17,
सिलाई मशीन के किस भाग में क्रचित छोर होते हैं? क्रचित छोर होते, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फीड डॉग। क्वेश्चन नंबर 18, रीपर क्या है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। रीपर है एक सिलाई का उपकरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सिलाई मशीन में यदि सिलाई करते समय C1 के निचले भाग में लूप नजर आए तो इसे बदलना चाहिए टेंशन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सिलाई मशीन में बोबिन कहाँ लगाया जाता है? सिलाई मशीन में बोबिन दोलायमान हुक में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी हम पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिले हुए वस्त्रों में गॉडेट क्या है? सिले हुए वस्त्रों में गॉडेट है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वस्त्र पर जुड़ा तिकोना कपड़ा, इसको सिले हुए वस्त्रों में गॉडेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सिलाई मशीन में धागे का बार बार टूटने का कारण है, ये हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोबिन केस में ज़्यादा तनाव होना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन छांटिए। सही कथन इसमें छांटना है आपको। ए ऑप्शन होगा चाय या कॉफ़ी के दाग जटिल होते हैं। ऑप्शन बी होगा दाग पर साबुन या डिटर्जेंट पाउडर लगाकर 10 मिनट तक छोड़कर इसे पानी से धो लेना चाहिए। ऑप्शन सी होगा चाय गिरते ही कपड़े को गर्म पानी में भिगो देना चाहिए। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य कथन इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चॉकलेट के दाग हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, पान गुटखा के दाग छुड़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दही का इस्तेमाल करें। पान व गुटखा के दाग छुड़ाने के लिए दही का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। फर्स्ट होगा गीले दाग को साफ करने में आसानी होती है, इसलिए दाग पर तुरंत ही साबुन का घोल लगाना चाहिए और लगभग 3 से 4 मिनट के बाद उसे धो देना चाहिए। गीले दाग मतलब जो ताज़ा दाग होता है उसकी बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा दाग हटाने के लिए उसे तुरंत ही धो लेना चाहिए, अगर दाग सूख गया है तो वह गहरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड देखेंगे, अगर साबुन से दाग नहीं हटता तो कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें तथा कपड़े को 15 से 20 मिनट तक भिगोने के बाद धो लें। ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा अगर खाने का दाग सूख जाता है तो उसे गर्म पानी में डालकर उसमें डिटर्जेंट मिला दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सभी कथन जो दिए गए हैं आपके, वो सभी कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुबह साबुन से रगड़कर साफ करें। चाय का दाग हो तो इसमें देखिए ये यहाँ पर मिस्टेक दी गई है। यहाँ पर आएगा दाग को साबुन से रगड़कर साफ करें। चाय का दाग हो तो कपड़ों के स्थान को ग्लिसरीन में भिगो दे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों गलत हैं या फिर सभी सत्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सभी सत्य दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए होगा नीली शाही का दाग नींबू नमक दही में फिटकरी का घोल बनाकर उससे उस धब्बे को छुड़ाएं। ऑप्शन नंबर बी होगा लाल शाही का दाग बोरेक्स से साफ करें। मक्खन का दाग टेल्कम पाउडर से छुड़ाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सभी कथन सत्य दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 29 ही होगा, ये करेक्ट है। ऑप्शन ए हो इसमें होगा मिट्टी के दाग कच्चे आलू को उस स्थान पर रगड़कर साफ करें। ऑप्शन बी होगा काली स्याही अमोनिया के घोल से साफ करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी कथन सत्य दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक लंबे कद वाले व्यक्ति को शोभा देते हैं। एक लंबे कद वाले व्यक्ति को शोभा देते हैं समतल रेखा वाले वस्त्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, शिशुओं के लिए वस्त्र चयन करने चाहिए कैसे? सूती, हल्के एवं मुलायम वस्त्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, आग बुझाने वाले व्यक्ति के लिए वस्त्र होने चाहिए। ये तो सभी को पता है, आग अवरोधी वस्त्र होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, दुख व शोक के समय वस्त्र होने चाहिए। ये होने चाहिए सफ़ेद एवं हल्के रंग के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, वस्त्रों की खरीदारी करते समय जानना आवश्यक है कपड़े की गुणवत्ता, कपड़े की मात्रा और कीमत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 35, बच्चों के वस्त्र होने चाहिए। बच्चों के वस्त्र गहरे और चटकीले रंग के होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, गर्मी वाले इलाकों में किस प्रकार के वस्त्र प्रयोग लिए जाने चाहिए? ये आ जाते हैं
सूती व लिनन के वस्त्र पहनने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, वस्त्र की कीमत किस हिसाब से लगाई जाती है? वस्त्र की कीमत मीटर के हिसाब से लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, पहले हम ऑप्शंस देखेंगे। कम मात्रा में तनाव अच्छा होता है, ज़्यादा तनाव हानिकारक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें थोड़ा गलत दिया है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दिया गया है। केवल ए और बी दोनों इसमें सत्य हैं, क्योंकि कम मात्रा में तनाव अच्छा होता है और ज़्यादा तनाव सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, तनाव प्रबंधन सीखने के बारे में है। तनाव प्रबंधन सीखने के बारे में है। ऑप्शन नंबर ए, जीवन के दबाव के अधीन होने पर हमारे शरीर समायोजन को बढ़ाने वाला कौशल कैसे विकसित करें। बी आ जाएगा, जीवन के दबाव से कैसे बचें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी इसमें दोनों सत्य दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तनाव प्रबंधन के बारे में सही है? ऑप्शन 1 देखेंगे, तनाव प्रबंधन हमें हर तरह के तनाव से बचाना सिखाता है। तनाव प्रबंधन मन और शरीर के बीच संबंध के बारे में है। ऑप्शन सी देखेंगे, तनाव प्रबंधन हमें स्वास्थ्य को सकारात्मक अर्थों में नियंत्रित करने में मदद करता है। इसका राइट आंसर होगा आपका, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका, जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑल इज़ करेक्ट या फिर सभी इसमें सही दिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन तनाव के मूल स्रोत हैं? तनाव के मूल स्रोत हैं, पर्यावरण भी हो सकता है, सामाजिक तनाव भी हो सकता है, शारीरिक या विचार भी हो सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, पर्यावरणीय तनाव के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए देखेंगे, घटिया आवाज़, मौसम, ट्रैफिक। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी इसमें सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सामाजिक तनाव के उदाहरण हैं। सामाजिक तनाव के उदाहरण हैं वित्तीय समस्याएं, किसी प्रिय का गुजर जाना, तलाक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 44, सकारात्मक तनाव की विशेषताएं हैं। सकारात्मक तनाव की विशेषताएं हैं, यह रोमांचक होता है, यह प्रदर्शन में सुधार करता है और यह प्रेरित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी इसमें सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45, नकारात्मक तनाव की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नकारात्मक हमने पहले क्या देखा है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव तनाव। अब हम देखेंगे नेगेटिव तनाव की विशेषताएं। यह प्रदर्शन को कम कर देता है, यह चिंता का कारण बनता है, यह अप्रिय लगता है। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा, यानी इसमें सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? नकारात्मक तनाव छोटा या दीर्घकालिक हो सकता है। बी देखेंगे, और नकारात्मक तनाव हमारी मुकाबला करने की क्षमता के भीतर माना जाता है। ऑप्शन सी देखेंगे, नकारात्मक तनाव मानसिक और शारीरिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सभी कथन इसमें सत्य दे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नकारात्मक तनाव के उदाहरण हैं। नकारात्मक तनाव यानी नेगेटिव स्ट्रेस के उदाहरण हैं, कानूनी समस्याएं हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है, तलाक हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 48, सकारात्मक तनाव के उदाहरण हैं। अभी पॉजिटिव स्ट्रेस के देखेंगे, घर खरीदना, नई नौकरी लगना, बच्चा होना, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, भोज्य पदार्थ में मिलाए जाने वाले बाह्य अथवा निम्न श्रेणी के पदार्थों को कहते हैं, इनको कहते हैं मिलावटी अवयव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस हम प्रीवियस जो वीडियो है हमारी उनमें पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मिलावट जिसे विक्रेता स्वयं से अधिक लाभ कमाने के लिए करता है वो होती है उद्देश्यपूर्ण मिलावट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, जंगली घास जिसके बीजों की मिलावट सरसों के बीजों के साथ की जाती है वो होते हैं ऑर्जिमन सीड्स। इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। और इसकी कमी से जो इसका तेल होता है, इसके तेल के सेवन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, एपिडेमिक ड्रॉपसी रोग। क्वेश्चन नंबर 52, खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु आवश्यक है शिक्षित एवं जागरूक उपभोक्ता, ताजे व कम से कम प्रसंस्कृत खाद्य खरीदे, निर्धारित मानक चिन्ह देखकर खाद्य खरीदे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 53, खाद्य पदार्थ मिलावट निषेध अधिनियम है, ये अधिनियम है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें FPO।
ये खाद्य पदार्थ मिलावट निषेध अधिनियम है। और ये क्वेश्चन मैंने आपका रिपीट क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि लास्ट वीडियो में ये खाद्य पदार्थ मिलावट निषेध अधिनियम हमने फंसा इसका राइट आंसर कर दिया था, जो कि गलत था। इसलिए मैंने आपका आंसर करेक्ट कराने के लिए ये क्वेश्चन रिपीट लिया है। इसका राइट आंसर आप कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, FPO, ये खाद्य पदार्थ मिलावट निषेध अधिनियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 अगस्त 2006 को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की कौन सी धारा खाद्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 9। क्वेश्चन नंबर 56, छोटी लंबाई के मानव निर्मित सूत को कहते हैं, जो छोटे रेशे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर इसमें दिया ही नहीं है, इसमें जो आपका आंसर दे रखा है वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। बट जो आपको भी पता है जो छोटे रेशे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टेपल फाइबर, स्टेपल फाइबर कहते हैं। और इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काता। क्वेश्चन नंबर 57, देखिए अगर आपको ऑप्शन में ये यहाँ पर स्टेपल रेशे मिलता है तब तो आप उसको करेक्ट करेंगे ही। आपको पता है छोटी लंबाई के रेशे को स्टेपल फाइबर कहते हैं, लंबे रेशे को फिलामेंट रेशे बोलते हैं हम। अगर आपको स्टेपल फाइबर आपको नहीं मिलता है तो आपको ये ऑप्शन राइट करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, इलास्टोमेरिक फाइबर कौन सा है? इलास्टोमेरिक फाइबर है स्पेंडेक्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, सूत की कताई का अर्थ है? सूत की कताई का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, ट्विस्टिंग। यानी ट्विस्टिंग किसको बोलते हैं? हम ट्विस्टिंग बोलते हैं बटाई करना, धागे की जो बटाई होती है उसी को ट्विस्टिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, रेशों को सीधे कपड़ों में बदलने की प्रक्रिया है, यानी जो रेशों से सीधे कपड़े बना लिए जाते हैं बिना कताई के, बिना बुनाई के, उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, फेल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 60, विलियन रंगाई का उपयोग ज़्यादातर फाइबर के लिए किया जाता है, ये किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा आपका विलियन रंगाई प्रयोग की जाती है सिंथेटिक फाइबर के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, ग्रे कपड़े को डैश के रूप में भी जाना जाता है? ग्रे कपड़े को यानी ग्रे फैब्रिक को हम अधूरा कपड़ा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, पहला सिंथेटिक डाई डैश में विकसित किया गया था? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, 1856 में पहला सिंथेटिक डाई विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, किस फाइबर को लोकप्रिय रूप से गोल्डन फाइबर कहा जाता है? गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, डैश एक स्त्री प्रक्रिया है जो कपड़े में चमक जोड़ती है, ये आ जाती है ऑप्शन नंबर बी, कैलेंडरिंग। ये एक स्त्री जैसी प्रक्रिया होती है जो कि आपके बड़े उद्योगों में यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 65, बुने हुए कपड़े में लंबाई के धागे को के रूप में जाना जाता है? बुने हुए कपड़े में जो लंबवत धागे होते हैं, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, इनको हम क्या बोलते हैं? ताना यानी वार्प थ्रेड बोलते हैं। और जो आपके समतल धागे होते हैं इनको हम बोलते हैं वेब थ्रेड यानी बाना। क्वेश्चन नंबर 66, यह सूत बनाने वाली मशीन है? सूत बनाने वाली मशीन है आपकी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, रिंग फ्रेम, यह सूत बनाने वाली मशीन है। क्वेश्चन नंबर 67, एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक नॉटिकल मील होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.853, एक नॉटिकल मील के ये किलोमीटर के इतने किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1.853। ये आपका जो आपका यूनिट सेकंड है, भार एवं मापन इकाई वाला, उससे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68, एक समुद्री मील प्रति घंटा कितने समुद्री मील के बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 69, एक पौंड में कितने ऑunce होते हैं? एक पौंड में 16 ऑunce होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है, एक पौंड कितने किलोग्राम के बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 70 आपका है, एक पौंड कितने किलोग्राम के बराबर होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर ए, 0.454 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 71, एक औंस कितने ग्राम के बराबर होता है? एक औंस 28 यानी 28.35 ग्राम के बराबर होता है एक औंस। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, अधिकम के निम्नलिखित कारकों में महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? ये कारक आ जाते हैं
राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी भौतिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, इसमें तीनों कारक आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? थकान, लिंग भेद, रोग, आयु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग भेद। इसका सबसे कम प्रभाव पड़ता है सीखने पर। क्वेश्चन नंबर 74, अधिगम की प्रयत्न एवं भूल विधि पर सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम को विशेष महत्व दिया था? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, गेस्टोल्टवाद ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किस अधिगम प्रणाली में मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 77, अधिगम के लिए अनुकूल निम्न में से कौन सी परिस्थिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अधिगम प्रणाली, अधिगम काल का विवरण, पुरस्कार, उत्साह के साथ काम की शुरुआत। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्साह के साथ काम की शुरुआत। ये अधिगम के लिए अनुकूल परिस्थिति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 78, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि विभिन्न माध्यम है। ये माध्यम है संचार और जनसंचार के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, संचार का शाब्दिक अर्थ है। संचार का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चलना। संचार का शाब्दिक अर्थ है चलना। क्वेश्चन नंबर 80, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सीखने की गति में क्रमशः क्या आती है? तेजी आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, सीखने की प्रक्रिया में होता है। सीखने की प्रक्रिया में अनुभव होता है, अभ्यास होता है, व्यवहार परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 82, शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन ए, नई सूचनाओं के अर्जन हेतु, अधिगम को सुगम बनाने हेतु, अधिगम को उत्साही बनाने हेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से अधिगम नहीं है। मादक पदार्थ, वृद्धि, परिपक्वता, थकान। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। मादक पदार्थ, वृद्धि, परिपक्वता, थकान ये कोई भी अधिगम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। वातावरण, आयु व परिपक्वता, थकान व ऊब। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त में से कोई भी नहीं। ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। वातावरण, आयु, परिपक्वता, थकान व ऊब कोई भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन हमने देखा है, इसका राइट आंसर हमने आपको क्या बताया? ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी कोई भी अधिगम नहीं है। मादक पदार्थ, वृद्धि, परिपक्वता, थकान। और ये मैंने आपको इसलिए रिपीट करा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये नंबरिंग गलत दी गई है। क्वेश्चन नंबर 83 हो जाएगा ये वाला हमारा। नेक्स्ट हमारा 84 आएगा। देन हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 85, अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों का लक्षण क्या है? अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों के लक्षण हैं, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संबंधों के मूल्यांकन में। बी हो जाएगा विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं होना। ऑप्शन सी होगा शारीरिक संतुलन में कमी होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? इसका राइट आंसर होगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। ये कथन इसमें सर्वोत्तम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए, छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, यह किस उपागम की ओर संकेत कर रहा है? ये आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मितवाद। क्वेश्चन नंबर 88, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं, किसकी ओर संकेत करती हैं? ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीखने की अनुपस्थिति की ओर संकेत करती हैं शिक्षार्थियों की त्रुटियां। क्वेश्चन नंबर 89, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा इसका लेव वाइगोत्स्की। इसके अकॉर्डिंग सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, जिस क्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है, इसको कहते हैं?
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा सीखना स्थायी होता है? कौन सा सीखना स्थायी होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा किसी भी चीज़ को समझकर जो हम सीखते हैं वो हमें हमेशा याद रहता है, स्थायी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु में प्रवीणता। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुभाविक, ये सीखने का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 95, अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। यह परिभाषा दी है आपके ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पावलोव ने। क्वेश्चन नंबर 96, सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है। सीखने की जो प्रथम अवस्था होती है उसमें सीखने की गति तेज होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम जो आरंभ होता है वो होता है संपर्क से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में सूचना संप्रेषण तकनीकी का जन्मदाता किसको माना जाता है? ये माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी को। क्वेश्चन नंबर 99, ई डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के कौन से जिलों में संचालित है? इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर और जोधपुर में ई डिस्ट्रिक्ट संचालित है। क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान में ई गवर्नेंस के तहत सेवाएं दी जा रही है। ई मित्र, भामाशाह, एजुकेशन पोर्टल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ये हमारे 100 क्वेश्चंस थे जो कि हमने सभी यूनिट से मिक्स क्वेश्चंस लिए हैं आपके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी हमें ज़रूर बताएं। और डेली हमारी ये प्रैक्टिस चलने वाली है और एक आरडी की आपकी वीडियो भी आने वाली है। आरडी की अगर आपने वीडियो कल वाली नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।